Hello everyone, my name is Amarnath Chaudhary. I am teaching to higher level of mathematics. क्लास 10th पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है मालिक, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा थ्योरी, फार्मूला और सारे के सारे जो 2.1 है 2.2 है वो सारे के सारे खत्म करवा दूंगा, पूरी एनसीईआरटी खत्म करवा दूंगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड। राइट, तो चलते हैं। आपको ऐसा लगेगा दोस्त कि होम ट्यूटर आपके घर पे आकर के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एक एक चीज इतनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं कि पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर कहीं नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे यहां पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट, या फिर मैं 9x लिख दूं, इस तरीके से एक्सेट्रा। राइट, अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन देखूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की मतलब हम देख के पता कर सकते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए कौन कौन सी बाउंड्री होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये 1 2 3 4 5 6 स्टार देखूंगा। 6 स्टार देखने के बाद मैं चलूंगा इधर। राइट, 6 स्टार एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे देखिए, टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट या पावर, ऑपरेटर और वेरिएबल। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है जो है 8x स्क्वायर प्लस 1। राइट, 8x स्क्वायर प्लस 1 जो है, तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा कॉफिशिएंट है वो कौन सा है? 8x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है? 8 है, तो 8 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया। राइट, कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है, एक यहाँ पे 8x स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ पे प्लस 1 एक टर्म है। एक टर्म ये है सर, एक टर्म ये है, दो टर्म है। आ रही बात समझ में? कितने टर्म है सर? दो टर्म है। वेरिएबल के बारे में आप देख सकते हो, वेरिएबल क्या है? एक्स है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है वही वेरिएबल होता है। यहाँ पे क्या है? एक्स है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिकल हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे पावर, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो पावर होता है वही एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पे x के पावर कितना है? 2 है। आई मीन x का एक्सपोनेंट क्या हो गया? 2 हो गया। मैं पूछ सकता हूं कि x का एक्सपोनेंट कितना है, तो आप बताओगे 2 है। यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो x का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों टर्म के बीच क्या है? प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन है जी। तो प्लस का साइन क्या होता है? ये ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर बोलो तो ऑपरेट करना, कि ऑपरेट कौन कर रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? अब ऑपरेट करना, कि कौन सी चीज है जो इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट कर रही है। तो भैया प्लस जो है इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट कर रही है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है सर? ये कांस्टेंट टर्म। तो हमने यहाँ पे सीखा टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट या पावर, ऑपरेटर और वेरिएबल। राइट, तो हमने इन चीजों को सीख लिया। इन्हीं चीजों सबसे मिलकर के हमारा बनता है पॉलिनोमियल। अब सर मैं देखता हूं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। राइट, हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्या वो तरीका है जिससे हम पहचान सकते कि ये हमारे पॉलिनोमियल भाई साहब आ गए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल भाई साहब को पहचानने के लिए मैं आपको बताता हूं, जो पावर है, ठीक है, आई मीन जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर, बात समझ लो बाबू, होल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, तो वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो ये तो होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इंफिनिटी तक ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, यहाँ पे तो 2 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन मैं लिखता हूं 3x टू दी पावर 1/2, 3x रेज टू दी पावर 1/2। आई मीन यहाँ पे x का पावर क्या है? 1/2 है। तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, राइट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो पॉलिनोमियल आपको क्या कहता है कि वेरिएबल का पावर जो है, ये वेरिएबल है सर, यहाँ पे क्या है? एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। राइट, अब देखो वेरिएबल का पावर जो है वो सर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। आई मीन 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7
इस तरीके से नंबर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे तो 2 है, होल नंबर है, और प्लस कर दिया 3x रेज टू द पावर 1/2, मतलब 1/2 जो है वो क्या है बताओ, होल नंबर नहीं है, वो तो एक क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। तो जब रेशनल नंबर हो गया पावर में, तो हमारा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे x रेज टू द पावर -2 है, तो -2 जब है, जब जैसे आप -2 लिखोगे तो क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/x², तब तो कहोगे कि जी यहाँ पे तो x का पावर 2 है, आई मीन x² है, तो ये पावर जो 2 है, ये पावर 2 आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये तो होल नंबर है। नहीं, अब देखो 1/x² है, तो जब ये x ऊपर आएगा तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है अभी ना, 1/x² है, जब आप x² को ऊपर लाओगे तो क्या होगा, x रेज टू द पावर -2, आई मीन x का पावर क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये x² है, ये तो यहां तक रहता तो पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन रूट x है, तो क्या रूट जब होता है तो पावर में क्या आ जाता है, 1/2, राइट। जब वेरिएबल यहाँ पे रूट में है, तो वेरिएबल भी अगर आपका रूट में है तो वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है, और जो रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का जब रूट होता है, किसी भी वेरिएबल का जब रूट होता है, तो इसका मतलब है तो उसके पावर में 1/2 है। तो जैसे ही 1/2 हो जाएगा, तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये x के पावर 3/2 है, ये भी हो गया आपका फ्रैक्शन में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। अब जैसे 3x + 9x² + 3 है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया। अब देखो ये तो है भैया पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये सारे के सारे होल नंबर है, पावर में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसका मतलब है कि हाँ जी ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको राइट क्लिक कर दूंगा। आ रही बात समझ बाबू। चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, राइट। टर्म्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में बांटा गया बाबू, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म होते हैं, सिंगल टर्म होता है, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। जैसे मैं लिखता हूं 2x, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 5x⁻³ आई मीन 5x³, राइट। इस तरीके से हम एग्जाम्पल एक्सेट्रा और भी ले सकते हैं। इन सब में क्या देख रहे हो आप, इसमें सिंगल टर्म है 2x, इसमें प्लस माइनस करके कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं बी, बाइनोमियल्स पे। बाइनोमियल्स क्या होते हैं बाबू, ओनली 2 टर्म्स, जिसमें केवल और केवल 2 टर्म्स होते हैं, वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बाबू, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 2 टर्म्स के लिए x² + 3, x² एक टर्म हो गया और +3 एक टर्म हो गया, तो ये दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ बाइनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स, राइट। यहाँ पे 9y² + 6, यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, एक 9y² और एक +6, ठीक है। तो जब 2 टर्म से मिलके बनता है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रिनोमियल्स में। ट्रिनोमियल्स क्या होते हैं बाबू, ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे यहाँ 9x² + 6x + 9, 1 2 3, आई मीन 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स से मिलके जो बनता है वो हो जाता है आपका ट्रिनोमियल्स, राइट। अब चलते हैं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स या हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी इसको कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं सर, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आ रही बात समझ में। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 5 9 6 -6 -9, इस तरीके के जो इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं बाबू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, या फिर हम इसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। मैं अगर एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करूं तो मैं यहाँ का 5 यहाँ पर लिख देता हूं। अब आप कहोगे जी इसको पॉलिनोमियल बनाओ, ये तो कांस्टेंट तो है,
ये 5 तो कांस्टेंट है लेकिन इसको पॉलिनोमियल बनाओ, तो मैंने एक वेरिएबल x ले लिया और उसके पावर में मैंने 0 दे दिए। तो हमें पता है एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज n टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 वेयर n नॉट इक्वल्स टू 0। आई मीन n जो है सर वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 टू द पावर 0 है तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, राइट। वो संदिग्ध अवस्था में होता है, उसका आंसर फाइनल नहीं निकलता, वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए n टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 वेयर n नॉट इक्वल्स टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने x लिखा है, x टू द पावर 0 कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। कांस्टेंट तो था ही, अब x टू द पावर मैंने 0 दे दिया, क्योंकि x टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं सर जीरो पॉलिनोमियल्स पे। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिनोटेड बाय जीरो। जीरो पॉलिनोमियल्स को जीरो से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में मैंने जीरो लिखा और डिनोटेड बाय जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, राइट। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्टार पे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाते हैं, एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मैं चलता हूं एग्जांपल की तरफ, देखते हैं सर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9, राइट। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब ये क्या है सर, वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे, ये सारे के सारे x जो हैं वो वेरिएबल के फॉर्म में है, राइट। तो वेरिएबल का पावर है कुछ ना कुछ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो 1 है। तो 7 बड़ा है, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो सबसे ज्यादा क्या है बाबू 7 है। तो हमने क्या सीखा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 7 हो गया। जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया जी, 7 हो गया। अब है सर पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होता है, चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं बाबू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आई मीन ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, आई मीन डिग्री क्या हो सर 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री के बारे में हमने सीखा था यहाँ पे कि डिग्री क्या होते हैं, मैक्सिमम पावर होते हैं, राइट। किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पावर क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनका मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का वो 1 होता है, आई मीन डिग्री 1 होता है, तो वो क्या कहलाता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 y प्लस रूट 2। तो यहाँ पे क्या है, x का पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, यहाँ पे भी x का पावर क्या है मैक्सिमम 1 है, यहाँ पे भी y का पावर क्या है 1 है मैक्सिमम, राइट। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर क्या होते हैं 1 होते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स हमारा क्या कहलाते हैं सर बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, राइट। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, आई मीन जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं, ax प्लस बी। ax प्लस बी जो होता है इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, कई जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी वर्ड यूज किया जाता है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है बाबू, ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b जो है वो बाबू रियल नंबर्स है एंड a नॉट इक्वल टू 0, आई मीन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जब a 0 होगा तो x के साथ, आई मीन वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जब a 0 होगा तो 0 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। और 0 प्लस बी, तो 0 यहाँ पे कोई b जो है वो कांस्टेंट है, तो 0 प्लस बी तो वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, राइट। तो ये b क्या है सर कांस्टेंट है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पे a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आई मीन a नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर a जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ax प्लस b का जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन a और b जो है वो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a जो है सर वो जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है, लेकिन a केवल और केवल जीरो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सर बी में। बी है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट। तो चलते हैं हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 2 हो, राइट। डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर, आई मीन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 हो, राइट, वेरिएबल का, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2/5। तो एक हमारा ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे मैं x रेज टू द पावर में 2 देखता हूँ, आई मीन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डायरेक्टली x है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे वॉच करते हैं कि हाँ जी x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो 2 ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो जब 2 ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो 2 होना चाहिए, आई मीन 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, राइट। डिग्री क्या होता है बाबू, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो चलते हैं बाबू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c जो होते हैं बाबू वो रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर हमारा जीरो हो जाए, राइट, तो ये पूरा का पूरा जो बचा a जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका वजूद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन बचेगा क्या, bx प्लस सी, राइट। तो जब bx प्लस सी हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या समझा, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, a और कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए a एक्सेप्शन है कि a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो। a b c आर रियल नंबर्स। हाँ, यहाँ पे b और c जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा a जो है सर वो जीरो नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये हमारा थ्योरी कह रहा है और स्टैंडर्ड थ्योरी है। चलते बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। सी नंबर में सर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल में लेता हूं मैं 2 माइनस एक्स क्यूब, है ना, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी सिर्फ 3 है। इस तरीके से मैं एक्सेट्रा और भी पॉलिनोमियल्स ले सकता हूँ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने देखा ऐसे पॉलिनोमियल जिनके मैक्सिमम पावर 3 हो, आई मीन डिग्री 3 हो, तो हमारे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। मैं जनरल फॉर्म भी सीखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा जो होता है सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या फिर हम इसको जनरल फॉर्म कह सकते हैं। वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, जिसमें हमारा ए बी सी और डी जो होता है वो हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड a नॉट इक्वल्स टू जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए सर। अगर a हमारा जीरो हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होके ऑल ओवर वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए a और कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ और रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a केवल और केवल जीरो नहीं होना चाहिए। b c d जीरो हो सकता है, लेकिन a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए सर। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जो जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां पे a हमारा क्या होता है सर,
ए बी सी डी जो होता है वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होते हैं, राइट। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे सर हम एक स्टार देखेंगे, द डिग्री ऑफ ऑन नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। आई मीन जो नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नेम नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री होते हैं सर वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे मैं 5, 7, 9, 3 इस तरीके से मैं कुछ भी नंबर दे दूं, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, लेकिन वो जीरो इंटीजर नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए इस एग्जांपल में, राइट। क्योंकि जीरो का जो हमारा डिग्री होता है, आई मीन जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, केवल जीरो छोड़ के, राइट। तो मैं यहाँ पे 5 लिखा हूँ तो 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो दे सकता हूँ। तो क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि x का पावर जीरो क्या होता है सर, 1 होता है, y का पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। आई मीन n टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है, n टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी नंबर का जो पावर जीरो होता है सर, तो उस फाइनल वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। आ रही बात समझ में। वेयर n इज इक्वल्स टू जीरो, n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, राइट। जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा सर, वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 7, 9, 3 XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा जीरो का पावर जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू जीरो, n टू दी पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, वेयर n नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आई मीन जीरो का पावर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल घेर दिया है। हम एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी को। ऐसे मैंने 5 है, 5 लिख दिया और मैं x टू दी पावर जीरो दे सकता हूँ, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। बताओ तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ अ नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। आई मीन इसका पावर कितना होगा सर, जीरो होगा। अगर इसका मैं पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे दूं तो ये फिर क्या हो जाएगा, नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका पावर हम क्या दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीरो दे सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है, ये वाला 7 मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर मैंने दे दिया x टू द पावर जीरो, 9 ले लिया मैंने, 9 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, 3y टू द पावर जीरो, आई मीन y का पावर मैंने जीरो दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इनके पावर अगर मैं जीरो देता हूं, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर मैं जीरो देता हूं तो क्या होता है, फाइनल आंसर 1 होता है। और 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 ही होता है। 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 ही होता है। 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 ही होता है। 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 ही होता है। तो ये नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो डिग्री होता है सर वो केवल और केवल जीरो होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। इस थ्योरी से हम ये आसानी से सीख चुके हैं। चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं सर इज नॉट डिफाइंड। वो क्या होते हैं सर, नॉट डिफाइंड होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के जो डिग्री होता है इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है सर, वो डिफाइन नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल में लिखा हूं, जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, फिर भी जीरो, जीरो के पावर जीरो इंटू एक्स का पावर 1, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स क्यूब, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स 4, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स 5, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, ये भी जीरो है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। और 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एक्स का पावर 1 क्या होता है, एक्स ही होता है। और जीरो इंटू एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स क्यूब, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, ये भी जीरो। आई मीन सारे कंडीशन में क्या हो रहा है सर, ये जीरो जीरो ही हो रहा है। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना कि एग्जैक्ट कौन से वेरिएबल का जो पावर हो, वेरिएबल का जो जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल में हमें डिग्री अगर निकालना हो तो डिग्री तो सर नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हम डिफाइन ही एग्जैक्टली कोई नंबर से हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, द डिग्री ऑफ द जीरो, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। मतलब हम रियल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं नॉट डिफाइन, राइट। आ रही बात समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द
जीरोज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे हम जीरोज आइडेंटिफाई करें कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। मैं पहले एक ग्राफ देखता हूं, ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का सर ग्राफ कैसे बनता है, फिर से एक बार सुन लो बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। इतनी डेप्थ में वीडियो बना रहा हूं, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी बाबू, इसलिए काफी ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा आपको। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने इस पे कोई भी नंबर डिसाइड नहीं किया है, मैंने बस और बस समझाने की कोशिश करी है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, राइट। अभी निकालने की बारी जब आएगी तब क्वेश्चन में अपन लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली पॉइंट से मैं एक एवरेज आइडिया देने की विद फिगर कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आई मीन लीनियर पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनते हैं वो सर एक स्ट्रेट लाइन होता है। आ रही बात समझ में? एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। आई मीन ये एक्स एक्सिस को सर एक ही पॉइंट पे कट करता है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, वन पॉइंट से ज्यादा कट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ये क्या कह रहा है, इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। आई मीन ये एक्स एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस देख रहे हो, और ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ पे क्या है सर, सेंटर है जीरो, राइट। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितने बार एग्जैक्टली कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वन टाइम्स कट कर रहा है, वन टाइम्स देख रहे हो आप, वन टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे मान लो नाम रख दिया यहाँ पे कि हाँ जी ये इसका नाम है पी क्यू, पी क्यू नाम है, ठीक है। और ये पी क्यू जो है वो हमारा यहाँ पे एक बार कट हो रही है, एक्स एक्सिस पे सिंगल टाइम कट हो रही है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हमने एक देख लिया कि इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, एक तो सबसे पहली बात वो स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरी में वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ही कट करता है, जैसा कि आप इन फिगर में देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये कट करता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखते हैं सर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, इट इज अ पैराबोला। ये क्या होता है सर, एक पैराबोला होता है, राइट। मैं चलता हूँ यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखता हूँ। एक कार्टेशियन प्लेन है सर, यहाँ पे एक पैराबोला है। ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला का फिगर है सर, ऐसे जो देख रहे हो आप, ये इस तरीके से, राइट, यू शेप में। कौन से शेप में सर, यू शेप में। तो ये क्या होता है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इट इज अ पैराबोला, ये एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। ये जो यू है वो यू शेप जो है वो उल्टा भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है सर, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। आ रही बात समझ में? मैंने एक ही फिगर बनाया है यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि ये यू शेप उल्टा भी हो सकता है, साइड में, लेफ्ट में, राइट में हो सकता है सर। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या कहता हूं आपको, इट इज अ पैराबोला। ये एक सर पैराबोला का शेप होता है। कौन होता है पैराबोला का शेप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है सर, वो एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। आ रही बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट स्टार क्या है सर हमारा, नेक्स्ट एरो। इट कट्स एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट टू पॉइंट्स, राइट। ये मैक्सिमम और मैक्सिमम टू पॉइंट्स पे कट कर सकती है। हो सकता है वो एक भी पॉइंट पे कट ना करे, हो सकता है दो पॉइंट पे भी कट करे, हो सकता है वो एक पॉइंट पे भी कट करे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में बाबू? ये क्या कहता है, इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट टू पॉइंट्स। ये ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट को कट कर सकता है, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट को कट कर सकता है। हो सकता है ये जीरो पॉइंट को कट करे, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब क्या होता है सर, कुछ भी नहीं। तो ये एक टाइम भी कट ना करे, हो सकता है वन टाइम कट करे, हो सकता है टू टाइम कट करे, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखा। अब यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पे कट कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, राइट। बात आ रही समझ में? और जब ये ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जब ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि ये वन टाइम भी कट नहीं करेगी, राइट।
अब चलते हैं बाबू ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है, राइट। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसके फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, इसके फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, राइट। इनका जो ग्राफ बनता है बाबू किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो फिक्स्ड शेप में नहीं होता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स, राइट। अब देखो 3 पॉइंट्स तक ये कट कर सकता है, राइट। एक यहाँ पे क्या है, नोट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस और एट मोस्ट थ्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका तो कोई फिक्स शेप होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिमम वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम कट करेगी। आ रही बात समझ में? मिनिमम कितना टाइम टच करेगी, कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगी बाबू बताओ, 1 टाइम। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मिनिमम 1 टाइम क्या करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। यहाँ पे बाबू आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनता है। ये देखो कोई फिक्स शेप में नहीं है, ये देख रहे हो, ये किस तरीके से जलेबी की तरह इधर उधर मुड़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ कोई फिक्स शेप में नहीं होता है और वो एक्स एक्सिस को कम से कम 1 बार टच करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार टच करेगी। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 2 और 3 टाइम्स कट करती है एक्स एक्सिस को। ये देख रहे हो, ये एक कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बीच में सेंटर हो गया 0 इसका। तो ये एक्स एक्सिस है, राइट। ये वाला जो है सर वो एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो ये वाला जब एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस को क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मिनिमम 1 टाइम टच करेगी ही करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम टच करेगी, ठीक है। 1 टाइम टच करना अनिवार्य है, 1 टाइम टच करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम टच करेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक्स एक्सिस को ये वाली ग्राफ 3 टाइम्स टच कर रही है, 1 2 3 टाइम्स टच कर रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोज, राइट। अब हम जीरोज कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोज होंगे क्या, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होंगे, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है, कोफिशिएंट के बारे में तो मैंने बताया हुआ था कि कोई भी वेरिएबल के जो लेफ्ट साइड में नंबर होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, राइट। अब हम यहाँ पे जीरोज के बारे में देखेंगे कि जीरोज होते क्या हैं, राइट। तो जीरोज क्या होते हैं बाबू, कोई भी ऐसा नंबर जो हम पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। आ रहे हैं, इसके डेफिनेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, स्टार में मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट स्टार में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई से भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। आई मीन कोई से भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कौन सी ऐसी वैल्यू को पुट की जाए जिसके वजह से ऑल ओवर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब वो 0 के बराबर आ जाए, राइट। तो हम क्या समझेंगे, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड एरो में देखता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल, राइट। नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। मतलब ये होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं वो उसके डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, उस पॉलिनोमियल के डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है बाबू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा,
राइट, वही हमारी डिग्री होती है। जैसे मान लो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लो तो उसमें डिग्री क्या होती है, 3 होती है, इसका मतलब उसका 3 जीरोज निकल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें 2 जीरोज, और लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें 1 जीरोज निकल सकते हैं। राइट, अब बाबू यहां पे मैं एक कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं। एक ये कार्टेशियन प्लेन है सर, इस कार्टेशियन प्लेन में मैं देखता हूं कि कोई एक पॉलिनोमियल की ग्राफ कुछ इस तरीके से टच करती हुई आ रही है, तो हमें बोलना है नंबर ऑफ जीरोज क्या है। राइट, तो नंबर यहां पे तो हमें कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में तो दी नहीं हुई है। राइट, तो मैं क्या करता हूं यहां पे नंबर ऑफ जीरोज किससे निकालूंगा, देख के, ग्राफ से। ग्राफ से हम देख के किस तरीके से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करती होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने टाइम्स हमारा कट कर रही है ग्राफ, 1 2 3 4 एंड देन 5। इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ जो है हमारा 5 टाइम्स कट कर रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। कोई भी पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनेंगे वो जितनी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करिए। वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जितने टाइम्स कट करेगी, जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब यही होगा कि नंबर ऑफ जीरोज उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, 5 टाइम्स यहाँ पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज भी यहाँ पे सर 5 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। आगे समझने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे, इसके जीरोज कैसे निकालते हैं और इनके जीरोज को हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। राइट, इनके रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये क्या है सर, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आ रही बात समझ में। इसमें एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है सर, 2 है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है इसके कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे। मैक्सिमम कितने जीरोज निकलेंगे इसके, 2 जीरोज निकलेंगे। आ रही बात समझ में। तो जब 2 जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज बनेंगे, तो हमने एक जीरोज को क्या मान लिया सर, जीरोज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो मैंने एक जीरोज को मान लिया अल्फा और एक जीरोज को मान लिया हमने बीटा। एक जीरोज क्या हो गया सर, अल्फा, और एक जीरोज हो गया बीटा। ठीक है, तो मैं 2 तरीके से इसको लिखूंगा, सम ऑफ जीरोज। आप क्या करोगे, दोनों जीरोज को सम कर दो, प्लस कर दो। सम मतलब क्या होता है सर, प्लस होता है। ठीक है, तो दोनों जीरोज को सम कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा। राइट, और एक कंडीशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई के एक इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब दोनों जीरोज को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, आई मीन अल्फा इंटू बीटा कर दोगे, तो सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो ये तो हमारा हो गया फार्मूला पार्ट। अब हम इसके बारे में, जो हमारे पास एक एग्जांपल के फॉर्म में है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका हम क्या निकालेंगे, पहले जीरोज निकालेंगे और ये हम रिलेशनशिप को टेस्ट करेंगे कि हाँ जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है या नहीं होता है। आ रही बात समझ में। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जो है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है बाबू, जीरोज निकालने इसके, इसलिए हमने इज इक्वल्स टू 0 लिख रखे हैं। ओके, एग्जाम्पल में है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। राइट, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, बताओ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है, इसको हम क्या किस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे। और स्प्लिटिंग मेथड आपने पहले भी बनाया होगा, क्या होता है, फर्स्ट इंटू 3 होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट इंटू 3 क्या, एक्स स्क्वायर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा सर, 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 10 का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालो एक बार। कितने से लगाओगे, 2 से लगाओगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाओगे 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या 5 + 2 होता है 7? हाँ जी होता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5x + 2x, 5x + 2x, या फिर 2x + 5x, किसी भी तरीके से लिख दो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x² + 2x + 5x, और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फर्स्ट इंटू 3 पूरा होना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फर्स्ट इंटू 3 पूरा होना चाहिए, आई मीन 10x² आना चाहिए। तो 2x × 5x क्या होता है सर, 2 5 = 10, और x × x क्या हो जाता है, x² हो जाता है, तो 10x² हो गया। यहाँ पे भी 10x² है, तो हमारा काम तो बन गया जी। तो बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + 5x + 10 = 0। हमने x² और ये वाला 10 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज लिख दिया। 7x जो हमारा मिडिल टर्म है, वो मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड का यूज हम कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में हम बांटेंगे उसको। तो 7x को हम क्या लिख दिए यहाँ पे, 2x + 7x, राइट। अब देखो बाबू, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो ये कॉमन ले लो, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है x + 2, और इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिए, तो क्या बच रहा है x + 2। अब x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 कॉमन ले लो, अब क्या बच जाएगा, x + 5। अब देखो x + 2 = 0 होगा, तो x = क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि +2 है ना यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x + 5 है, x + 5 = 0 है। ठीक है, एक बार इसके इक्वल 0 करो, एक बार इसके इक्वल 0 करो, तो दोनों में आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो x + 5 = 0 करोगे तो x + 5 को इधर ले आओ, -5 हो जाएगा। बताओ, तो एक जो है आपको अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो अल्फा = कितना हो गया सर, -2, और बीटा = कितना हो गया, -5। आ रही बात समझ में, 2 वैल्यू निकलेगी ना आपको, यहाँ पे निकली भी है। जब स्प्लिटिंग मेथड से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज को फाइंड आउट किया तो 2 वैल्यू निकली है, एक निकला है अल्फा मान लिया हमने, एक बीटा मान लिया हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा + बीटा = -b/a, हमें इसको प्रूफ करना है, हमें इन जीरोज की सत्यता की जांच करनी है, टेस्ट करना है कि भैया ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो अल्फा + बीटा = -b/a, बताओ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई सर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -2 या -5, कुछ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया -5, अब प्लस में -2, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा सर, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, -5 और -2 कितना हो गया, -7 हो गया, और -b/a है ना, -b/a, तो b कितना है यहाँ पे, आप क्या निकालोगे बाबू, b निकालोगे। तो b कैसे निकालोगे आप बताओ, यहाँ पे क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, a हो गए, इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, b हो गए, और इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, c हो गए, राइट। ये तो खुद आपका जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं अगर लिखना अगर मैं चाहूँ तो a = कितना हो गया बाबू, बताओ, a = कितना हो गया, 1, क्योंकि x² के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। b = कितना लिख सकता हूँ मैं, 7 लिख सकता हूँ, b = 7, और c = क्या है बाबू, 10 है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म है, तो हमने c = कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। आ रही बात समझ में, बताओ, यहाँ पे हमने क्या देखा बाबू, अल्फा + बीटा = -b/a, तो -b, हमने b की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है सर, 7 है, b की वैल्यू क्या है, 7 है। हमें क्या देना है यहाँ पे, -7, क्योंकि माइनस तो माइनस है ही ऑलरेडी, b के जगह पे हमने 7 दे दिया, अपॉन है तो अपॉन दे दिया हमने, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 दे दिया हमने। तो हमें पता है -7/1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1 हमें लिखना है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 क्या होता है, इनविजिबल होता है, तो हमने 1 को साइड कर दिया, तो हमारा क्या बचा, -7। अब देखो -5 और -2 कितना होता है, -7 होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी -7, तो क्या -7 के इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा + बीटा = -b/a जो है वो हमने सही लिखा था।
ठीक है। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा को तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम अल्फा इंटू बीटा को प्रूफ करेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो होता है एज पर फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पे बाबू ए इंटू बी या बी इंटू ए, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा बाबू, यहाँ पे एक जगह पे -5 रख दो, एक जगह पे -2 रख दो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू रख दो। सी अपॉन ए है तो सी अपॉन ए पूरा करो। सी कितना है 10 है तो 10 लिख दिया हमने। और ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो अपॉन में 1 लिख दिया हमने। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू दे दो। 10 अपॉन 1 कितना हो गया 10 ही हो गया, क्योंकि अपॉन में 1 क्या इनविजिबल होता है। तो 10 अपॉन 10 क्या हो गया, सही है हमारा, राइट। 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू सही है, क्योंकि LHS और RHS हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या समझ लिया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो हमने जीरोज का टेस्ट भी ले लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कौन से पॉलिनोमियल के लिए है बाबू, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। चलते अब हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नेक्स्ट पेज पे। ये है सर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म होता है ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। आई मीन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल फिर नहीं कहलाएगा, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो a 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के a और b जो है वो अदरवाइज कोई सा भी रियल नंबर हो सकते हैं, a केवल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं बाबू, ax प्लस बी इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूं, क्योंकि हमें ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके लिए हमें एक जीरोज निकालना है, ठीक है। तो मैं देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, प्लस बी इधर जाएगा माइनस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये a जो है ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो x से देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो मैं x की वैल्यू को अल्फा मान लिया। तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरोज निकलते हैं, एक ही जीरोज निकलते हैं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, माइनस बी बाई ए। आ रही बात समझ में, आई मीन x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो होगी x, यहाँ पे मैं x लिख देता हूं, जो x की वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई ए हो जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका, उसके केवल और केवल कितने निकलेंगे जीरोज, एक जीरोज निकलेंगे। आ रही बात समझ में। अब चलते बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। यहां पे है बाबू आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। अब ये हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो x एक्सिस होता है उसको ग्राफ 3 टाइम्स कट करती है, मैक्सिमम और मिनिमम 1 टाइम्स कट करती है x एक्सिस को, राइट। जिसमें हम कुछ देखते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज। इसके अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे सर, जीरोज होंगे। आई मीन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा हमने मान लिया कि पहला वाला जीरोज जो होगा वो अल्फा होगा, दूसरा वाला बीटा होगा, तीसरा वाला गामा होगा। तो ये 3 प्रकार के 3 हमारे जीरोज होंगे, जिसमें मैं कुछ फार्मूला लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आई मीन सम ऑफ जीरोज। ये क्या हो गया बाबू, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों जीरोज को जब मैं प्लस कर दूंगा तो उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगी, राइट। तो हमारा एक फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सेकेंड फार्मूला है बाबू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सेकेंड फार्मूला सर। थर्ड फार्मूला की तरफ चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम तीनों के तीनों जो हमारा जीरोज है उन तीनों जीरोज को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। आ रही बात समझ में, माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरीके से क्यूबिक फार्मूला के अंदर में 3 जीरोज निकलेंगे और तीनों को हमने फार्मूला के रूप में दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इस तरीके से बाबू हमारा ऑल ओवर फार्मूला हो गया, राइट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। यहाँ पे सर एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट दे रखे हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम धुआं धुआं कर दोगे आप, है ना, कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो देखो आप, क्या है क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, राइट। एक कोई ग्राफ है, ठीक है, और वो ग्राफ में y इज इक्वल टू पी एक्स है, आर गिवन इन फिगर 2.10। और फिगर 2.10 जो है नीचे बिलो, मतलब नीचे जो दिया गया है ये सारे फिगर्स, है ना, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, वो पी एक्स के लिए कोई कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, राइट, ऑफ पी एक्स। नंबर ऑफ जीरोज निकालने सर, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं ऑफ पी एक्स इन इच केस, मतलब सारे कंडीशन में हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं और हमें ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। कई बार तो हम पॉलिनोमियल्स को देख के या सॉल्व करके हम निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ जीरोज जो सर है वो हमें ग्राफ को देख के निकालना है। तो ग्राफ को देख के हमें बनाने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कोई भी ग्राफ जो है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। फिर से सुन लो मेरी बात, जितने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करती है या कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। आगे बात समझ में, फिर से समझ लो मालिक, जितने टाइम्स कोई भी ग्राफ, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब देखो एक ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्लेन है सर, कार्टेशियन प्लेन में ये वाला जो है, ये वाली लाइन, ये ग्राफ के फॉर्म में है। तो हमें ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है। ये एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर, 0 हो गए। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर, 0 हो गए। फर्स्ट का हो गया नंबर ऑफ जीरोज कितना, 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है सर, यहां पे भी एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक ही यहां पे नंबर ऑफ जीरोज हैं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, सिंगल टाइम कट करती है, ठीक है। तो जितने टाइम कट करेगी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कितने भी टाइम कट कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगी नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे, ठीक है। तो ये वाला कार्टेशियन प्लेन, सेकेंड कार्टेशियन प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम कट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 टाइम्स कट कर रही है सर, 3 टाइम्स कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बार भी कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0। ये सिंगल टाइम कट कर रही है, नंबर ऑफ जीरोज 1। ये 3 टाइम्स कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3, ठीक है। यहां पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सारे प्यारे क्वेश्चन है, धुआं धुआं करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 और 2 टाइम्स कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर, 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार काटती है, वाई एक्सिस को कितने बार भी काट दे हमें उससे मतलब नहीं है। देखो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस क्या है सर, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। देखो कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब चलते हैं सर यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर दे उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट कर दे वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल टाइम भी कट नहीं कर रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 2.1 जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलते हैं आप नेक्स्ट 2.2 पे, चलते हैं बाबू एक्सरसाइज 2.2 पे।
राइट। 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए नीचे है ना, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या करने हैं, जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। हमारे जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें जीरोज निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हम पहले जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट में क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो हम सबसे पहले एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के इक्वल टू में हम जीरो दे देंगे, राइट। इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट इंटू 3 होता है, आप लोग को पता है। स्प्लिटिंग, मिडिल स्प्लिटिंग से हम क्या करते हैं, इसका x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सबसे बाबू पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू जीरो दे दिए, फर्स्ट इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है, माइनस 8 होता है, बताओ। तो माइनस 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंप्लाइज डेट, बीच में जब इक्वल्स टू का साइन रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज डेट देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब क्या माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, बताओ, माइनस 4x और प्लस 2x लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू 3 हो जाएगा, 4 टू जा 8, माइनस 8 है ये, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो क्या होता है, माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूं और इन दोनों में से कॉमन लूंगा, राइट। तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 4 होता है, इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब x माइनस 4 और x माइनस 4, तो कॉमन x माइनस 4 हम ले लेंगे, ठीक है। और बचेगा क्या यहाँ पे, x और प्लस में 2 इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब देख लो बाबू, x माइनस 4 है और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो वन टाइम आप x माइनस 4 को जीरो कर दो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 4 को इधर जाओगे प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब देखो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 जब इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू, दो वैल्यू निकल गई, मैं इसको अल्फा लेट कर लेता हूं और इसको मैं बीटा लेट कर लेता हूं। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके हम रिलेशनशिप को देखते हैं। सर रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे, हमें इसमें a क्या है, यहाँ पे देखो आप a क्या है, a इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। बी इज इक्वल्स टू क्या है बाबू, यहाँ पे एक्स है ना मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म एक्स जो है, एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा बी, तो माइनस 2, देख रहे हो आप कॉफिशिएंट है, और 8। अब चलते हैं सी में, तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है सी, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 8 है, तो सी हो गया माइनस 8, ठीक है बाबू। ये चीजें आपने देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी लिख दो, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 हो गया, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू, माइनस 2 हो गया, इसको भी हमने डाल दिया बॉक्स में, ठीक है। जब हम इतना कर लेंगे तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं और काम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, अब तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, आई मीन दो जीरोस तो हमने निकाल लिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, आई मीन सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू 4 है, 4 प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो लिख दो आप, बी की वैल्यू क्या है बाबू, माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिख दो यहाँ पे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है सर 1 है, ठीक है। अब देखो 4 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना है सर बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या होता है सर 2 होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 अपॉन 1 मतलब 2 ही हो गया, राइट। तो इसको तो हमने वेरीफाई कर लिया, राइट। 2 इज इक्वल्स टू 2 मतलब दोनों साइड सेम वैल्यू है, ठीक है। अब मैं वैल्यू करता हूँ किसकी,
आइडेंटिफाई अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? सी बाई ए, सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 है, देख रहे हो आप? तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सर? -2 है, इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है सर? -8 है ना? ए की वैल्यू क्या है? 1। अब देखो 4 2 जा 8, माइनस तो लग ही गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी -8, मतलब 4 2 जा 8, ये वाला माइनस लग गया यहाँ पे। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे -8 अपॉन 1 है, तो 1 तो इन डिनोमिनेटर में 1 तो इनविजिबल होता है, तो -8 इज इक्वल्स टू -8। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी -8 इज इक्वल्स टू -8 और यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए होता है। तो हमने क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। चलते बाबू अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते सर। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये एक हमारा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज निकालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या कर दिया? इज इक्वल्स टू में 0 हमने लिख दिया, राइट। अब देखते हैं बाबू, जब 4s स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट इंटू 3 करते हैं और बीच वाला हमें प्लस माइनस करके पूरा करना होता है। स्प्लिटिंग मेथड से आपने 8 9 10th में 8 और 9th में क्वेश्चन बनाए ही होंगे फैक्टराइजेशन, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं बाबू। मैं लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि -2s क्या होता है? -4s होता है, और प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सर चलते हैं यहाँ पे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2s ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2s माइनस 1 और माइनस में यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2s माइनस 1, यहाँ पे भी 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया? 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? 2s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 को इधर भेजोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 है इज इक्वल्स टू 0, तो 2s प्लस 1 को इधर भेजोगे, सॉरी -1 के जो इधर भेजोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। आगे बात समझ में? जब इतना तक बात आगे समझ में, तो एक बनाओ डंडा। ठीक है, अब डंडा बनाने के बाद हम क्या करेंगे बाबू? लड़ाई तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा बाबू a इज इक्वल्स टू, पहले हम लिख लो, यहां से निकालो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4, जो एस स्क्वायर का कॉफिशियंट है। ठीक है, तो एस स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है क्या है? 4 है। b इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू? -4, और c इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉन्स्टेंट टर्म, लिख दो बाबू 1। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना तक जब आप समझ गए, तो हम उसके बाद लिख लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे सर हम अल्फा, और इसको मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बाबू? 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है? ये भी 1/2 है। ठीक है, जब इतना हम कर लिए, तो थोड़ा सा और काम करेंगे, बताओ। अब देखो, अब क्या करोगे बाबू आप? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा आई मीन 1 + 2 + 1/2। ठीक है, -b/a, तो -b/a क्या है बताओ? -b, माइनस है तो माइनस लिख दो, b क्या है सर? -4 है। और a क्या है बताओ बाबू? a क्या है? 4 है। a क्या है सर? 4 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, और 1/2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 1 4 1 जा 4 ही कटा ना, तो ये 1 इज इक्वल्स टू 1। आई मीन ये दोनों क्या है सर? दोनों साइड इक्वल है, बोलो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? c/a होता है। तो 1/2 अल्फा हो गया, 1/2 बीटा भी हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, c/a लिखो, c/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? c/a होता है। तो c/a, c क्या है सर? 1 है, और a क्या है? 4 है। देख पा रहे हो आप, है ना? तो 1/2, तो 1 1 जा 1 ही हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया।
ये भी 1/4, आई मीन इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, तो क्या हो गया, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हमने वेरीफाई कर लिया। ये भी इक्वल हो गया बाबू, और इधर भी हमारा इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बाबू, यहाँ पे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो x है उसको मैं इधर ले आऊंगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू में 0 दे सकता हूं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से बनाऊंगा। मैं क्या लिख सकता हूं, 6x स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस 9x और प्लस में 2x, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस 9x प्लस 2x क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 2 जो 18, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 18 हो गया, और 6 3 जा भी 18, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 18। मतलब इस तरीके से हमारा क्या है, स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। और माइनस में मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों टर्म से कॉमन लो और इन दोनों टर्म से कॉमन लो, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास 2x माइनस में 3, और यहाँ पे भी मैं प्लस 1 कॉमन ले लूंगा तो 2x माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके सर, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 3 जो है ये हमारा कॉमन है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, ठीक है सर। जब इतना आप बात समझ गए तो इक्वल टू 0 भी हम दे देंगे। अब 2x माइनस 3 है तो एक बार आप 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे, एक बार दिस इज इक्वल टू 0, एक बार दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया 2x माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाओ, माइनस 3 है, माइनस 3 को ले जाओ 0 के राइट साइड में, तो माइनस 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा सर, प्लस 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2, ये वाला 2 जो मल्टीप्लीकेशन में इसके अपॉन में चला गया, डिवाइड में चला गया। अब देखते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 3x प्लस 1 को इधर ले जाओ, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/3 हो गया, ठीक है। तो इसको सर आप अल्फा मान लो और इसको सर आप बीटा मान लो। जब अल्फा बीटा मान ही लोगे तो एक डंडा खींच दो, ठीक है। जब इतना कर ही लेते हैं अपने लोग तो थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, a निकालते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया, b इज इक्वल्स टू क्या हो गया -7, और c इज इक्वल्स टू क्या हो गया -3, ठीक है। एक तो ये हो गया अपना। अब अल्फा इज इक्वल्स टू लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या है -1/3, ये हमने लिख लिया। अब बाबू आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा, आई मीन अल्फा की वैल्यू 3/2 और प्लस में बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक, इज इक्वल्स टू -b/a। तो -b माइनस, तो एक बार लिख ही दो, b की वैल्यू क्या है बाबू -7 है, तो लिख दो यहाँ पे -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। अब देखो 3/2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7/6। 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 हो गया। अब क्या हो गया 3 3 जा 9, माइनस में 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 हो गया, इज इक्वल्स टू अपन 7/6। 9 माइनस 2 क्या होता है बाबू 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो रिलेशन है वो ओके, ठीक है। अब मैं एक और फॉर्मूला बिठाता हूं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू 3/2 है, तो 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू क्या है बाबू, c की वैल्यू क्या है -3, तो -3/a की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3,
3 × 2 = 6, ये माइनस लग जाएगा, ये वाला माइनस है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 -1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। आई मीन दोनों साइड जो है सर वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने जो चीज बनाया है वो हमारा सही है। इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो फोर्थ है, 4u² + 8u, राइट। ये एक हमारा क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 4u² + 8u हम इज इक्वल्स टू 0 दे देते हैं। इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे और u भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचे, क्योंकि इसमें भी u इसमें भी u है ना, तो क्या हमारा हो जाएगा u प्लस में 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो एक बार 4u इज इक्वल्स टू 0 करो तो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0/4, आई मीन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं u + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं सर, इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे, ठीक है। जब हमारा अल्फा और बीटा निकल गया, ठीक है, तो हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन और कुछ काम करेंगे इसमें। हम पहले ए देख लेते हैं कि हमारा ए क्या है, ठीक है। तो ए क्या है सर, ये वाला है 4। बी देखेंगे, बी क्या है बाबू बताओ, बी जो है हमारा 8 है, ठीक है। और सी क्या है, सी तो कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है ना, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी नहीं है, तो हम 0 दे देंगे, ठीक है। एक बॉक्स हमने ये बना लिए, और अल्फा हो गया सर हमारा 0 और बीटा हो गया -2, एक बॉक्स हम ये बना लेंगे, ऐसे दे देंगे बीच में डंडा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा अल्फा क्या हो गया 0 और प्लस में बीटा -2 इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस बी क्या है बाबू 8 है, ए क्या मतलब क्या हो गया 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस मतलब 0 - 2 इज इक्वल्स टू, कटिंग मारो, -2 हो गया, 0 - 2, 0 - 2 कितना हो गया, -2 ही हो गया, -2 ही हो गया इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। -2 इज इक्वल्स टू -2, दोनों साइड सेम है, तो ये भी हमारा रिलेशनशिप सही है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बाबू 0 इंटू बीटा क्या है -2 इज इक्वल्स टू c/a। सी क्या है 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो 0 इंटू -2 क्या हो गया 0 ही हो गया, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जब न्यूमरेटर 0 रहता है, नीचे कोई नंबर रहता है, तो ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, आई मीन हमारा जो दोनों साइड सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ रही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, t² - 15। तो मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ, t² - 15 इज इक्वल्स टू, मैं एक बार 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो t² -15 को इधर ले जाओ, +15 हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट को इधर भेजोगे तो प्लस माइनस √15 हो जाएगा, आई मीन t इज इक्वल्स टू एक बार प्लस में 15 और t इज इक्वल्स टू एक बार माइनस में, यहाँ पे -√15, ठीक है। इसको हमने मान लिया अल्फा और इसको हमने मान लिया बीटा, आई मीन अल्फा इज इक्वल्स टू √15 और बीटा इज इक्वल्स टू -√15, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई बाबू। अब मैं निकालूंगा ए बी सी, ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे t² का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। अब देखते हैं बी, आई मीन ये x, यहाँ पे कोई t होना चाहिए था, तो t तो है नहीं, तो t का कॉफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया, जो है ही नहीं उसके लिए तो कॉफिशिएंट हम 0 ले लेंगे। और c इज इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट टर्म, तो -15 हो गया, ठीक है। हमने ये भी निकाल लिया सर, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, हमें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू
रूट अंडर 15 अब प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस रूट अंडर 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू बाबू 0 और ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो रूट अंडर 15 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू माइनस 0 मतलब 0 ही हुआ, और 0 अपन 1 क्या होता है बताओ, 0 अपन 1 0 ही, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम सही हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हो गई रूट अंडर 15 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस रूट अंडर 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी बाई ए है, तो सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, माइनस 15, माइनस 15, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है। अब देखो 2 टाइम्स रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -15। यहाँ भी हम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूट अंडर 15 रूट अंडर 15 15 हो गया, और ये एक माइनस जो था यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो -15 इज इक्वल्स टू -15। यहाँ तक भी हम सही हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, फर्स्ट का 6 पार्ट है, 3x² माइनस x माइनस 4। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 3x² माइनस x माइनस 4। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 3x² लिखेंगे यहाँ पे इंप्लाइज डेट 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो नहीं, यहाँ पे क्या होगा बाबू, प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 3x² मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस ये वाला -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4, ठीक है, और प्लस में हम 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से, ये वाले दोनों टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो सर क्या हो गया, यहाँ पे 3x माइनस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, जब आप 0 करोगे तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 इधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 4/3। और यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर बताओ, -1 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसको हम मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर 4/3 और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1, बॉक्स में डाल देंगे इसको। अब हम लिखेंगे सर ए क्या है हमारे पास, ए क्या है, ए क्या है 3 है, x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो a होगा तो 3 है। b क्या है सर, x का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और माइनस लगा हुआ है तो -1 हो गया, ठीक है। c क्या है सर, कांस्टेंट टर्म होता है c -4, ठीक है। इसको भी हम प्यारे वाले बॉक्स में घेर देंगे, यहाँ पे डालेंगे लाइन, ठीक है सर। ये तो 0 है ही ऑलरेडी, देख पा रहे हो आप, ठीक है। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा के जगह पे डालो सर, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 4/3 और प्लस में बीटा -1 इज इक्वल्स टू -b/a, -b/a, माइनस है तो माइनस लिख दो, b की वैल्यू क्या है -1 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है सर 3 है। अब देखो 4/3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया 1/3, ठीक है। 4/3 -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया हमने, 3 1 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, 4
-3 इज इक्वल्स टू 1/3। 4 - 3 क्या होता है सर? 1। तो 1/3 हो गया इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया, मतलब ये 1/3 इक्वल हो गए सर। ठीक है, इस तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा की सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, अब करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? C/A। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू? अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है? -1 इज इक्वल्स टू C/A। सी की वैल्यू क्या है सर? सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? -4। और ए की वैल्यू क्या है? 3 है। अब देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 ही होगा, अपन 3 हो गया, -4/3। इसका मतलब हमारा जो है दोनों साइड इक्वल है। तो हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A होता है। इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। हमने बाबू फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 2.2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, पता करना है। ठीक है, इच विद द गिवन नंबर्स। हमें कुछ गिवन नंबर्स हैं जिनसे हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और वो गिवन नंबर्स हैं कौन से? एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस से। फर्स्ट जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा है और सेकेंड जो है अल्फा इंटू बीटा है। आई मीन सम ऑफ जीरोज जो है हमारे, सम ऑफ जीरोज क्या है सर? 1/4 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? -1। राइट, तो हमें इन दोनों को देने की वजह से हमें क्या निकालना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। राइट, यहाँ पे 1/4 है जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और -1 है जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सर मैं यहाँ पे प्यारे अक्षरों में सॉल्यूशन लिखना भी पसंद करूंगा, सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ? -1। ठीक है, इस तरीके से हमने इतना तक तो कर लिया। ठीक है, अब क्या है बाबू? मैं एक फार्मूला बताता हूं। क्या है फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। क्या है सर? एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो बाबू निकालो, क्या है यहाँ पे बताओ? x² के लिए x² लिख दो। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू? 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे x लिख दो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू? -1 है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या है? x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस होता है, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इन इसके ओपन में क्या है? 1 है, इसके ओपन में भी 1 है। सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बटे पर का घटाव कर दिया मालिक, और कुछ नहीं किया हमने। अब देखो 4x² माइनस x माइनस 4। अब देखो इज इक्वल टू 0। 0 में ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमारे पास क्या पॉलिनोमियल आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या चाहिए सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। राइट, हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पटक के आंसर मार देंगे, हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। राइट, यहाँ पे आपका बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 दे रखे हैं और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या लिखोगे फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² के लिए x² दे दोगे। ठीक है, माइनस है माइनस दे देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? √2। हमने √2x दे दिया।
प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बाबू 1/3 है, तो 1/3 दे देंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, क्या करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या निकलेगा बाबू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यही हमारा एक पॉलिनोमियल निकल गया। तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है सर, इसी तरीके से हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते बाबू थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 0 है और √5 है, आई मीन अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5 दे रखा है। ये हम चल रहे हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं बाबू फार्मूला मैंने आपको क्या दे रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है बाबू 0 गिवन है, मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, इंटू एक्स है ना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 है, तो √5 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज डेट देते ही है सदा से जब बीच में इक्वल टू होता है। ठीक है, अब देखो x², ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 इंटू एक्स जो है क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा प्लस में √5 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया x² प्लस में √5। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस में √5। ठीक है, पटक के आंसर मार देंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलते बाबू फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 1 और 1, आई मीन जीरोज जो हैं, सम ऑफ जीरोज जो हैं वो है 1, आई मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा आई मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्या है वो भी 1 ही है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो हमारा क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा क्या होता है इक्वेशन बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब देखें यहाँ पे इम्प्लाइज डेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 गिवन है इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यही हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस एक्स प्लस 1, राइट। पटक के आंसर मारेंगे फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बाबू। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोज -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हैं वो हैं 1/4, आई मीन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1/4 है। कौन से फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं बाबू बताओ। अल्फा हम क्या निकाल सकते हैं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो गया, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू, 1/4 है, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया सर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पे एक्स भी है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब लिखो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा बाबू, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा, आंसर दे देंगे। चलेंगे अब हम नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, 2 का 6th पार्ट। ठीक है, 4 है 1 है, आई मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है बाबू, 4 है, और हमारा जो है अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1 है। ठीक है, तो कौन से फार्मूला से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बाबू, 4 है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू, 1 है, इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आंसर दे देंगे। इसी तरीके से हमारा जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो मैथ्स पढ़ने के लिए 9th से क्लास 12th तक, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।